बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या जो है वो 11वीं में है और 11वीं में होने के बावजूद ये 12वीं में भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। इसलिए इसको ढंग से समझना कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, या मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। और जितने भी चैप्टर्स आगे होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वांटम संख्या पे ही आधारित होते हैं। इसलिए हमें क्वांटम संख्या को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्वांटम संख्या या हम शॉर्ट हैंड ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, प्रॉपर मेथड का भी यूज करेंगे और इनसे में क्या क्या चीज सीखने को मिलेगी वो भी हम चेक करेंगे। तो क्वांटम संख्या क्या बताती है? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इसकी स्थिति, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा रहेगी, कैसी ऊर्जा रहेगी और उसकी स्थिति मतलब कहाँ वो उपस्थित होगा, कहाँ नहीं होगा, नाभिक से कितनी दूर है या क्या नहीं है, ये सारी कुछ चीजें जो बताएगा वो क्या बताएगा? क्वांटम संख्या बताएगा। अब मैंने बोला कि क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी स्थिति को बताती है। ये क्वांटम संख्या की डेफिनेशन हो गई है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड ट्रिक का यूज कर रहे हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें समझ में आए, कोई फालतू चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। देखिए, क्वांटम संख्या हमारे पास 4 प्रकार की होगी। क्वांटम संख्या कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की होगी। तो पहले जो टाइप है वो हमारे पास है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या को हम शो करते हैं स्मॉल n से। दूसरी हमारे पास होती है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को हम शो करते हैं L से। इसके बाद तीसरी हमारे पास होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम शो करते हैं M से। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम शो करते हैं S से। तो ओवरऑल हमारे पास 4 टाइप की क्वांटम संख्या हुई। क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति को बताने के लिए जिन संख्याओं का हम यूज करेंगे उन संख्याओं को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्वांटम संख्या। और ये कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती हैं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये क्या बताती है? तो ये बताती है कोश को, उसकी ऊर्जा को, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पे है, नाभिक से कितनी दूरी पर है ये भी बताती है, और साथ साथ में आकार भी बताती है। तो ये सारी बातें कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। अब बात करते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो ये बताती है उपकोश को, ये बताती है उपकोश को। उपकोश का मतलब होता है S, P, D और F। इस उपकोश के साथ साथ ये इसकी आकृति को भी बताती है, आकृति को भी बताती है। तो ये हो गया हमारे पास द्विगंशीय क्वांटम संख्या। पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें बताते हैं, फिर डिटेल में पढ़ते हैं कि सब कुछ क्या है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये बताती है कक्षक को। कक्षक का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने कितने बॉक्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भी आगे। चक्रण का मतलब है इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है। दिशा का मतलब है इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त अगर घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं +½ और अगर उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी वैल्यू होती है -½ तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये सारी चीजें क्या है। देखें, हमारे पास जो N, L, M, S है तो इसको ऐसे याद करना है। N के अंदर L होता है, L के अंदर M और M के अंदर S होता है, ठीक है। N के अंदर L, L के अंदर M और M के अंदर S होता है। अब इसको ऐसे याद कर लें कि मान के चलिए जो N है ये पृथ्वी है। N हमने क्या मान लिया? पृथ्वी। L मान लेते हैं ये मेरा घर है, ठीक है। M मान लेते हैं इस घर के अंदर कितने रूम हैं, और रूम के अंदर कौन है? रूम के अंदर हम हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं N, L, M, S को। यानी पृथ्वी होगी, ये मेरा घर हो गया, घर के अंदर मेरे रूम हो गए, रूम के अंदर मैं हूं। तो इसका मतलब है ये जो मैं हूं यानी जो हम है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास N है, L है, M है और S है, जब मैं इसको यहां पे मेंशन कर देता हूं
देखें ये N, L, M और S, नीचे वाली वैल्यू का मान हमेशा ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। मतलब L का मान M के ऊपर निर्भर करेगा, M का मान L के ऊपर और S का मान M के ऊपर। तो इस चीज को ध्यान रखना कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो अपने से ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने सारी क्वांटम संख्याएं लिखी हैं, तो इसको एक एक करके देखते हैं क्या है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए सबसे पहले हमारे पास हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या किस चीज को बताती है, कोश को। तो तुमने 9th में पढ़ा होगा, तो कोश है, कोश को हम शो करते थे K L M N आदि से, जिसमें N का मान कितना था, 1 2 3 4 आदि। तो यहाँ पे N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। N को हम क्या बोल सकते हैं, कोश बोल सकते हैं। तो N का मान 1 2 3 4 होगा, तो K L M N। तो अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो सेंटर में कौन था, नाभिक था। ये कक्ष पे ऐसे 1 2 3 और 4, ये 4 मान लेते हैं। पहला कौन सा था, K, फिर L, फिर M और फिर N था। तो इसका मतलब है यहाँ पे N का मान कितना होगा, 1, यहाँ पे M का मान कितना होगा, 2, N का मान 3 और N का मान 4। तो इस तरीके से हमारे पास कौन होती है, कोश होती हैं। दूसरी बात बात करते हैं कि बताता क्या है, ऊर्जा को भी बताता है, और इलेक्ट्रॉन के नाभिक से कितनी दूरी पर है ये भी बताता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्जा की। देखें ऊर्जा की बात करते हैं, तो देखें के कक्ष में, अच्छा सो कोश या कक्ष दोनों बातें एक ही, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट तो मान लेते हैं के कक्ष में इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर के कक्ष में है तो सेंटर में नाभिक है, नाभिक पे क्या है, प्लस है, और इस पे कैसा है, माइनस है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। सबको पता है कि जो के कक्ष होता है वो नाभिक के सबसे क्लोज होता है, सबसे पास होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे आकर्षण सबसे अधिक होगा। अगर छोटी सी बात है, आकर्षण जब भी लगता है तो ऊर्जा हमेशा बाहर जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आकर्षण ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब यहां से ऊर्जा ज्यादा बाहर जाएगी। ऊर्जा ज्यादा बाहर जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा बचेगी वो कम बचेगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा आकर्षण लगता है उतनी ऊर्जा बाहर जाती है। पहली बात तो यही है कि जब भी आकर्षण लगेगा तो ऊर्जा बाहर जाएगी, जितना ज्यादा आकर्षण लगेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं मान के चलता हूं कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 100 है, L में 100 है, M में 100 है और N में 100 है। सब में मैंने 100 मान ली। अब यहाँ पे आकर्षण ज्यादा लगा है तो ज्यादा ऊर्जा बाहर गई है, तो मान लेता हूं इसके पास ऊर्जा कितनी बच गई, 10 बच गई। ये मैंने मान लिया ऐसे। अब मान लेता हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी पर है, दूरी पर है तो आकर्षण कम लगेगा, आकर्षण कम लगेगा तो ऊर्जा कम बाहर आएगी। तो मान लेते हैं 80 बाहर आ गई, तो कितनी बची 20, तो ये ऊर्जा 20 हो गई। ऐसे मान लेते हैं M है, तो M काफी दूर हो गया है तो आकर्षण कम लगेगा, तो ऊर्जा और कम बाहर आएगी। मान लेते हैं 70 बाहर आ गई है, तो कितनी बच गई 30, तो हमने 30 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है N में है, तो यहाँ पर आकर्षण और कम लगेगा तो ऊर्जा और कम बाहर आएगी। मान लेते हैं 60 बाहर आ गई है तो 40 बच जाएगी। तो इसका मतलब है आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि के कक्ष की ऊर्जा जो है वो 10 है और N की कितनी है, 40 है। इसका मतलब है के कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होती है और N कक्ष की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है ऊर्जा का जो क्रम आया, यानी ऊर्जा का जो क्रम आया वो कुछ ऐसा आ गया, के की सबसे कम है, फिर L, फिर M और फिर N। तो मैं लिख सकता हूं कि जैसे जैसे, यानी जैसे जैसे N का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे N का मान बढ़ेगा ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। हम ये बोल सकते हैं, यानी जैसे जैसे N की वैल्यू 1 2 3 4 हो रही है, ऊर्जा का मान 10 20 30 40 यानी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है के कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब जिसने नहीं पढ़ा हो वो ध्यान रखेंगे कि जो ऊर्जा है और जो स्थायित्व है, ऊर्जा और स्थायित्व ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कोई भी चीज, चाहे हम भी हों, तो हर एक चीज अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करती है। यानी हम पढ़ लिख रहे हैं तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी आगे जाके जॉब लग जाए, हम वेल सेटिस्फाइड हो जाए अपनी जॉब को लेकर, हमने जो भी आगे करना है वो सब कुछ
पूर्ण हो जाए, यानी हम स्थायी हो जाए। तो ऐसी जो हमारे पास रासायनिक पदार्थ होते हैं यानी केमिकल स्पीशीज होती हैं, वो भी अपने आप को क्या करने की कोशिश करती हैं, स्थायी करने की कोशिश करती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका स्थायित्व कम होगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो इन चारों में देखें, सबसे कम ऊर्जा किसकी है, के की है। अगर के की ऊर्जा कम है तो इसका मतलब स्थायित्व सबसे अधिक होगा, इस चीज का ध्यान रखना। यानी के की बात करें तो ऊर्जा क्या है, इसकी ऊर्जा सबसे कम है। और बात करते हैं स्थायित्व की, तो स्थायित्व सबसे अधिक होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो के कक्ष को हम इसलिए मूल अवस्था के नाम से जानते हैं, मूल अवस्था के नाम से जानते हैं। यदि पेपर में अगर आता है कि के कक्ष को मूल अवस्था क्यों कहते हैं, तो के कक्ष को मूल अवस्था इसलिए कहते हैं कि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और स्थायित्व सबसे अधिक होता है, इसलिए हम के कक्ष को मूल अवस्था के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। कोश किसे बोलते हैं, KLMN। ऊर्जा पता लग गई किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है ये भी हम चेक कर सकते हैं, यानी के में पास है या एल में। सिंपल सी बात है, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पास होगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो दूर होगा, ये भी पता लग गया। आकार की बात करते हैं तो पास होगा तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण ज्यादा होगा, यानी आकार छोटा होगा। अगर आकर्षण कम है तो इसका मतलब है दूर है, यानी आकार बड़ा होगा। तो ये सारी बातें हम किससे चेक कर सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या से चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है द्विवंशी क्वांटम संख्या। देखिए सेकंड, तो सेकंड हमारे पास द्विवंशी क्वांटम संख्या है। तो द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या बताती है, यानी L। तो मैंने बोला तुम्हें अभी कि ये बताती है उपकोष को, उपकोष यानी S, P, D और F को, और साथ साथ में किससे बताती है, आकृति को बताती है। तो इसको देख लेते हैं क्या है। देखें N के अंदर L होगा, ये हमने पढ़ा। L कौन है, घर यानी पृथ्वी, और इसके अंदर हमारा ये घर हो गया। अब घर में बात करते हैं तो S, P, D, F। तो ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D और ये हो गया F। तो ये चारों के चारों कौन है, चारों के चारों उपकोष हैं। अब बात करते हैं S, P, D, F की। तो S में एक रूम होता है, P में 3 रूम होते हैं, D में 5 रूम होते हैं और F में 7 रूम होते हैं। तो मैंने लिख दिया 1, 3, 5 और 7। ये ध्यान रखना, ये जितने भी रूम हैं इन रूम को क्या बोल रहे हैं, इन रूम को हम बोल रहे हैं कक्षक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या बोल रहे हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो द्विवंशी क्वांटम संख्या यानी उपकोष के बारे में है। तो उपकोष आपके पास कितने हो गए, 4, S, P, D, F। इनको हम क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। बात करते हैं S, P, D, F में कितने कितने बॉक्स होंगे, उन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, रूम को हम कक्षक बोलते हैं। S में 1 होता है, P में 3, D में 5 और F में 7 होते हैं। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यह है कि S में बॉक्स 1 होता है। अब तुम्हें क्या करना है, 2-2 बॉक्स को जोड़ना है आगे। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। ठीक है, तो फिलहाल ये कक्षक की बारी है, पर हम फिलहाल अभी ये पढ़ रहे हैं उपकोष के बारे में। तो देखते हैं क्या है, देखिए तो ये S, P, D और F को हम क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। साथ में क्या ये आकृति, यानी ये इन चारों की आकृति को भी बताती है। S की हम बात करते हैं तो S की आकृति होती है गोलाकार। S की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। P की आकृति होती है डंबल, P की आकृति डंबल होती है। D की बात करें तो D की आकृति होती है द्विडंबल, द्विडंबल। और F की बात करते हैं तो F की आकृति जटिल होती है। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बनाई नहीं जा सकती। बना भी सकते हैं पर बनाने में थोड़ा टिपिकल होता है। तो S, P, D, F में बात करते हैं तो S की आकृति गोलाकार, P की डंबल, D की द्विडंबल और F की जटिल होती है। डायरेक्टली पेपर में आता है कि S की आकृति कैसी होती है, या P की या D की या F की। अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन सबकी आकृति क्या क्या है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या चीज में पता लगती है वो देखें। हम बात करते हैं N के लिए। N के लिए L का जो मान है, ये आपके पास N है,
ठीक है। तो एल का जो मान होगा वो क्या होगा, एल के फॉर्मूले दो हैं। पहला देखें, पहला है एल बराबर 0, 1, 2 और ये 3। यानी एल का मान अगर 0 होगा तो तुम बोलोगे एस उपकोष है, ठीक है। एल का मान अगर 1 होगा तो तुम बोलोगे पी उपकोष है, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अगर एल बराबर 0, 1, 2, 3 होगा तो 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब एफ होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है एल का वो है एल बराबर 0 से लेकर n-1। यहां पे जो n है वो आपको पता लग गया है मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इस फॉर्मूले एल के दो है, इनको हम आगे जाके यूज करेंगे न्यूमेरिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब जाके देखेंगे। तो n के लिए एल के मान यानी दो होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। अब बात करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या को। हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आता है, वो मैं लिख देता हूं यहां। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है √L, L+1 H क्रॉस। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा एसपीडीएफ के अंदर वो कितना होता है √L, L+1 H क्रॉस। ये हम बात करते हैं H क्रॉस, तो H क्रॉस इजिकल टू होता है H/2π। H क्रॉस इजिकल टू क्या होता है H/2π। H को हम क्या बोलते हैं, प्लांक स्थिरांक बोलते हैं, और पाई आपको पता है 3.14 या 22/7 होता है। तो फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, देखें। अब हमारे पास आता है, ये सारे फॉर्मूला मैं आगे लिखूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और ये क्या है ये भी समझ में आ जाए। तीसरा हमारे पास है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m। तो ये किसे बताती है, कक्षक को बताती है। किसे बताती है, कक्षक को बताती है। अब S में मैंने बोला कितने कक्षक होते हैं, 1, P में 3, D में 5 और F में 7 होते हैं, ठीक है। कक्षक S में 1, 3, 5 और 7। तो इन बॉक्स को, इन रूम को हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। साथ ही ये इस कक्षक का अभिविन्यास बताती है। अब अभिविन्यास क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल यहां तक आप देख लें। अब m का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो m बराबर होता है -L से लेकर 0 प्लस L तक। यानी अगर आपका L का मान सपोज करें 1 आया है तो m का मान जो है वो माइनस से लेकर प्लस तक जाएगा। मतलब L का मान अगर 1 है तो -1, 0 प्लस 1 जाएगा, ऐसे। फिलहाल हम इसको आगे जाके देखेंगे। आप ध्यान रखना m बराबर -L 0 प्लस L होता है, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा है 2L+1, ये m का कुल मान है, m का कुल मान है। तो फॉर्मूले m के दो हो गए, जिस तरीके से L के दो थे वैसे m के फॉर्मूले भी दो होते हैं। m का फॉर्मूला होता है -L से लेकर +L तक, और m का जो कुल मान होता है वो 2L+1 होता है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। अब हमारे पास क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, फोर्थ। तो ये होगा चक्रण क्वांटम संख्या यानी S। तो मैंने बोला अभी कि S इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताएगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताएगा। यानी अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S का मान +½ लेंगे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S का मान -½ लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ ऐसे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण या चक्रीय संवेग जो होगा, ठीक है, चक्रण संवेग, जिस तरीके से मैंने यहां भी लिखा था इसका, किसका, द्विगंशी क्वांटम संख्या का, वैसे इसका होता है √S+1, और यहां पर हम लिख देंगे H क्रॉस। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का हमने कोणीय संवेग ज्ञात किया था, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कक्षक कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग, इसको हम बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग, ठीक है। दोनों के जो फॉर्मूले वो सेम होते हैं, यहाँ L होता है और यहाँ पे S हो जाएगा, बस इतना फर्क है। अब चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, ताकि आपको समझ में आए सारी बात।
चलो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ जो हमने पढ़े अभी। फॉर्मूले में एक एल का फॉर्मूला पढ़ा हमने, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा एल बराबर 0 से लेकर एन माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हमने, ये तो हो गया कौन सा, ये हमारे पास हो गया द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर एल माइनस एल, 0 प्लस एल, और m बराबर 2l प्लस 1। ठीक है, फिलहाल m के फॉर्मूले में कितने हो गए, 2 हो गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पहले मैं क्या याद करना है, मतलब पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, यानी एल के 2 फॉर्मूले में से पहले मैं इसको यूज करूंगा, और एम के इन 2 फॉर्मूले में से मैं पहले वाले का यूज करूंगा। ठीक है, यानी पहले हम ये दोनों फॉर्मूले सीख लेते हैं, उसके बाद ये और ये सीख लेंगे। ठीक है, देखें, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 1s1, तो 1s1 का मतलब क्या है, ये जो आगे संख्या लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं n, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। ये जो ऊपर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो सेंटर में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं L, यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जो आगे संख्या लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं n, ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो सेंटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं L बोलते हैं, यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। चलो, अब क्वेश्चन मान लो ये है कि 1s1 के लिए, 1s1 के लिए n, l, m तथा s का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके पास ये है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 1s1। देखें, n का मान आगे वाला होता है, यानी आगे क्या है 1, तो n का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करते हैं l की, तो l में क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो s है। ठीक है, कौन है s, तो s के लिए l का मान कितना है 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया l का मान 0। अब बात आती है किसकी, m की, तो m बराबर क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे m का जो सूत्र है वो ये है। ठीक है, ये वाला, तो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक जाना है, एल की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां रखूंगा तो -0 0 प्लस 0, कुल मिलाकर 0 ही हो गया, तो 0 लिख दिया। चौथा बचा s। अब s कैसे निकालते हैं इस चीज को समझना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, s में 1 बॉक्स, p में 3 बॉक्स, d में 5 और f में 7। ठीक है, चलो देखें, 1s1 में इलेक्ट्रॉन कौन है, ऊपर वाला है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कैसे भरना है उसे भी सुने, एक बॉक्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, पहला नियम तो ये है, एक बॉक्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1 मतलब 2 आ सकते हैं, इसको ध्यान रखना। पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज आएगा। अब मैं इसको बता दूं कि इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैल्यू तुमने क्या रखी थी +12, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वैल्यू क्या रखी थी -12। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम दिखाते हैं या तो हाफ एरो ऊपर या फुल एरो ऊपर, ऐसे हम शो करते हैं किसे, क्लॉकवाइज को। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हाफ एरो नीचे या फिर फुल एरो नीचे, ऐसे हम शो करते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। क्लॉकवाइज के लिए ऊपर एरो यूज होगा या तो हाफ या तो फुल, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नीचे एरो होगा हाफ या फुल। अच्छा देखें, मैंने बोला एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 2 में ध्यान रखनी है, पहला हमेशा क्लॉकवाइज आएगा और दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, पहला हमेशा क्लॉकवाइज और दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं, सपोज करो P है, P में मुझे इलेक्ट्रॉन भरने मान के चलो 3, तो 3 में ध्यान रखना, पहले सभी बॉक्स में एक एक करके क्लॉकवाइज भरोगे, उसके बाद ही एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मतलब P में अगर मुझे 3 भरने हैं सपोज करो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करें ये हो गया मेरे पास P, बॉक्स लोगे 3। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं ऐसे भरूंगा 1 2 3, यानी हर बॉक्स में क्लॉकवाइज भरूंगा। मान के चलो कि मुझे 4 भरने हैं,
तो 1 2 3 तीनों कैसा आ गए क्लॉकवाइज, तो चौथा इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। मान लो 5 भरने हैं तो पांचवा एंटी क्लॉकवाइज, 6 भरने हैं तो छठा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि पी में मैंने बात करी एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो कितने बॉक्स हैं 1 2 3, तो टोटल कितना आ गए 6। इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। मान के चलिए डी है, डी में कितने बॉक्स हैं, डी में बॉक्स है 5। अब मुझे इलेक्ट्रॉन 2 भरने हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे भरूंगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। मैं ऐसे नहीं भरूंगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है पहले सभी बॉक्स में क्लॉकवाइज भरेंगे, उसके बाद ही एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगा। ठीक है, चलो देखें। अब इस क्वेश्चन में मुझे एस का मान चाहिए, ठीक है, यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान चाहिए। तो मेरे पास क्या दिया है एस, एस यानी ये एस में बॉक्स 1 होता है, एस में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 1 भरने हैं, तो पहला हमेशा कैसा आएगा क्लॉकवाइज ही आएगा। और क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है +½ तो इसकी वैल्यू +½ हो जाएगी। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक आधा क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो मान के चलो कि आपको दिया है 1, ये काम करें, आपको दिया है 2p3, तो 2p3 के लिए सारी यानी n l m s चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो p का क्या है 2 है, तो n का मान कितना हो गया 2, जैसे मैंने बोला आगे वाला n होता है, ठीक है। इसके बाद l का मान, l के मान की बात करें तो p दिया है, तो p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो p के लिए l का मान 1 हो गया। अब आ गया m की बात करते हैं तो m का सूत्र ये रहा -l से लेकर +l तक, यानी l का जो भी मान आया है उसको माइनस से लेकर प्लस तक लेके जाना है। तो l का मान कितना आया है 1 आया है, तो -1 0 +1 लगा दिया। अब बचा s, तो s हम कैसे चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन भर के, क्या दिया है हमें p दिया है, p में कितने बॉक्स हैं 3 बॉक्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 3 भरने हैं, तो पहला क्लॉक दूसरा क्लॉक तीसरा भी क्लॉक, चौथा एंटी क्लॉक आ जाता। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमने भरा है उसकी दिशा देखनी है हमें कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो 3 भरने थे, तो पहला दूसरा तीसरा, इसको देखेंगे तो ये ऊपर है तो यानी ये +½ है, तो s का मान +½ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, देख करेंगे। अगला मान लो आपके पास जो दिया हुआ है वो है 1s2, तो 1s2 के लिए चारों क्वांटम संख्या में निकालने हैं। तो 1s2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 1, यानी आगे 1 है। l का मान s के लिए कितना होगा 0, m का मान, m का फॉर्मूला ये रहा -l से लेकर +l तक, l का मान कितना है 0, तो 0 0 0 ओवरऑल क्या आ गया 0। s बराबर, अब ये दिया क्या है s में कितने बॉक्स होते हैं 1, कितने भरने हैं 2, तो पहला क्लॉक आ गया, दूसरा एंटी क्लॉक यानी लास्ट वाला नीचे की तरफ है, नीचे यानी -½ तो वैल्यू रहेगी -½ अगला क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है सपोज 3d2, तो 3d2 के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा जगह गिरेगी इसलिए, और टाइम भी ज्यादा यूज होगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो 3d2 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3, l का मान d के लिए कितना 2, m का मान -l से लेकर +l तक, तो यह l का मान कितना है 2। अब बात को समझना, -2 0 +2 ये नहीं करना, पूरी संख्या खोली जाएगी, ये ध्यान रखना, जैसा आप मैथ में करते हैं ग्राफ में। तो -2 से शुरू करना है और +2 तक जाना है, तो l का मान 2 है तो यहां रखा -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से सारी वैल्यू को ऊपर करना है। अब बात रही s की, क्या दिया है d में कितने बॉक्स होते हैं 5, कितने भरने 2, तो पहला क्लॉक दूसरा क्लॉक, तो लास्ट वाला क्लॉक है यानी वैल्यू क्या जाएगी +½ आ जाएगी। अगला देखिए, मान लो आपको दिया है 4f7, इसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है, तो n का मान कितना है 4, l का मान f के लिए l का मान कितना 3, m का मान -l से लेकर +l तक, तो l का मान 3 है तो माइनस से प्लस तक लेके जाएंगे, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3,
अब एस हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन भर के, क्या दिया है, एफ दिया है। एफ में कितने बॉक्स होते हैं, 7, तो 7 में 7 भरने हैं। तो 7 का तुम्हें पता लग ही गया होगा कि अब क्लॉकवाइज ही आएगा, लास्ट वाला क्लॉकवाइज है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, +1/2 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको दिया है 2p4, इसके लिए सारी क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 2, l का मान p के लिए कितना है, 1, m बराबर -l से लेकर +l तक, तो यहाँ पे l का मान 1 है तो -1 0 +1, और s का मान इलेक्ट्रॉन भर के चेक करेंगे, क्या दिया है, p दिया है। p में कितने बॉक्स हैं, 3 है, कितने भरना है, 4, तो 1 2 3 क्लॉक और चौथा एंटी क्लॉक यानी -1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जो पार्ट्स है यानी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने 2 फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, ये वाला फॉर्मूला सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल ये वाला फॉर्मूला सीखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देखिए ये ध्यान रखेंगे कि फिलहाल हम कर क्या रहे हैं, फिलहाल अभी हम क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है और ये क्या बता रहे हैं, इससे हम क्या सीखने वाले हैं, वो सारी बातें एक एक करके आपको बताऊंगा आगे जाके कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये क्या है और इसको करने का क्या फायदा है, इसको सीखने का क्या फायदा, क्या हमें समझ में आएगा। ठीक है, देखें सबसे पहले ये फॉर्मूला में सीखना है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है प्रश्न कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए L, M तथा S के मान क्या होंगे। यानी आपको यहाँ n का मान दिया है और इस मान की सहायता से L, M, S का मान हमें ज्ञात करना है। पहली बात, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, इसे भी सुनो। ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब SPDF दिया हो। यहाँ पे क्वेश्चन में n बराबर 1 है, यानी ना तो यहाँ S है, ना P है, ना D है और ना ही F है, इसलिए ये वाले फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने L के लिए निकालना है मुझे मान, तो सेकंड वाले फॉर्मूले में यहाँ n है, इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया L बराबर 0 से n-1। ये ध्यान रखना, ये 0 से n-1 है, मतलब 0 हटाना नहीं है, 0 से n-1 है तो 0 भी लिखा जाएगा। चलो n का मान कितना दिया है, 1, इस 1 को यहाँ पर रख देंगे, तो L बराबर 0, 1 - 1, ओवरऑल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास L का मान निकल के आ गया। अब बात करते हैं M की। तो M का मैंने बोला ये वाला सूत्र बताऊंगा बाद में, फिलहाल हम यही सीख रहे हैं। L का मान -1 से लेकर प्लस तक जाएगा, तो L का मान कितना है, 0, तो सिंपल सी बात है M का मान भी कितना हो जाएगा, 0, 0 और यहाँ पे 0। अब बात करते हैं S की। S की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भर के चेक करेंगे, क्या दिया है, n बराबर 1 दिया है, मतलब ना तो यहाँ पे S है, ना P है, ना D है और ना ही F है। तो हमें कैसे पता कितने इलेक्ट्रॉन भरने, भाई S में 1 बॉक्स होता है तो 2 आएंगे, P में 3 बॉक्स होता है तो 6 आएंगे, D में 5 बॉक्स होते हैं तो 10 आएंगे, F में 7 बॉक्स होते हैं तो 14 आएंगे। पर जब हमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिए तो हम कैसे पता करें कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिए गए हैं तो हम +- दोनों लिख देंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये होगी तीनों क्वांटम संख्या किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। अब मान लो आपको दिया है n बराबर 2 के लिए n, m, s का मान ज्ञात करें। चलो देखें, n का मान 2 है तो l का सूत्र क्या आ जाएगा, 0 से n-1, l बराबर 0 से 2-1, तो l बराबर 0 तो है और 2-1 कितना बचा, 1। तो L का मान कितना आ गया, 0 और 1 आ गया। ठीक है, अभी मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले बोला था कि ये N है, ये L है, ये M है और ये S है। नीचे वाली वैल्यू अपने से ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, यानी L का मान N के ऊपर निर्भर करेगा, M का L के ऊपर, S का M के ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो L के मान कितने हैं, 2, एक 0 और एक 1। तो L के मान अगर 2 हैं तो M कह रहा है मेरे मान भी तेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मेरे मान भी 2 होंगे। यानी L का मान अगर 2 है तो M का मान भी कितना होगा, फिर 2 होगा। देखें L बराबर 0 और 1 है तो M का मान पहले इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो L का मान जो 0 है वो यहाँ पे रहा 0, जो अपने सूत्र जो लगाया है। L का मान अगर 0 और 1 है तो M के लिए फॉर्मूला ये रहा
माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। एल का मान अगर 0 है तो एम का मान भी 0 हो गया इसके लिए, कॉमा। अब इसके लिए लगाएंगे, एल का मान अगर 1 है तो यहां रख देंगे, यानी -1 0 प्लस 1। तो एल का मान 0 है तो एम का मान 0, एल का मान 1 है तो एम का मान -1 0 प्लस 1। ऐसे लिखा जाता है अलग अलग। मतलब एल के मान अगर 3 होते तो एम के मान भी 3 होते, एल के मान 4 होते तो एम के मान भी 4 होते। अब बात करते हैं एस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ नहीं है, तो सेम जैसा हमने यहाँ लिखा है सेम ऐसे प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर एन का मान कितना हो, 3 हो, तो फिर क्या क्या वैल्यूज आएंगी। देखें एल का मान 0 से लेकर n-1, यानी 0 से लेकर 3-1, तो 0, 3-1 का मतलब हो गया 2, यानी 3 में से 1 गया, 2 बचा। अच्छा देखें, जब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो मैंने बोला 0 से, मतलब 0 और 3-1 2, ऐसे नहीं लिखूंगा। 0 से का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, और बीच में जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी लिखेंगे। मतलब 0 और 2 के बीच में क्या होता है 1, तो 1 को भी लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 3 आता तो 0 और 3 के बीच में 1 और 2 होता है तो वो भी लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो एल के कितने मान हो गए, 1 2 3 हो गए, तो एम के मान भी कितने होंगे, 3 होंगे। 0 के लिए तो 0 हो गया, 1 के लिए क्या आ जाएगा, माइनस से लेकर प्लस तक, यानी 1 के लिए -1 0 प्लस 1। 2 के लिए यहाँ 2 और 2 रखेंगे, तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे। बचा एस, तो एस हम कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन भर के, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं तो प्लस माइनस हाफ लिख देंगे। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक करके मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं अगर एन का मान 4 होगा तो क्या होगा। देखें फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब यहां शुरू करते हैं। एन का मान अगर 4 होगा तो एल का मान क्या होगा, 0 से n-1, यानी 0 से 4-1, यानी 0 और 4-1 यानी 3। अब तुम्हें पता है 0 और 3 के बीच में 1 और 2 भी आता है, तो 1 और 2 भी लिखा जाएगा। तो एल के कितने मान हो गए, 1 2 3 4, तो एम के मान भी 4 होंगे। इसके लिए कितना, 0। 1 के लिए कितना आ जाएगा, -1 0 प्लस 1। 2 के लिए क्या जाएगा, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। और 3 के लिए क्या जाएगा, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3, ऐसा आ जाएगा। और एस की बात करते हैं तो प्लस माइनस हाफ दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी, ये सारा पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और ये जो हम पैटर्न सीख रहे हैं, देखो मैं इस फॉर्मूले को बताऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक है। फिलहाल ये सब करने का क्या फायदा है, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, इसको मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं। और ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये क्या है वो भी हमें सीखना है। देखो अब सेंटर में कौन हो गया, नाभिक, ये हो गया के, एल एम और लास्ट चौथा हो गया एन। अब इसको बात को समझना जो हम करने वाले हैं। देखें जब n बराबर 1 था तो L का सूत्र आया 0 से n-1, यानी 0, n का मान 1 है, 1 माइनस 1, ओवरऑल क्या आ गया 0। ठीक है। जब n का मान 2 था तो L बराबर 0 से n-1, यानी 0 से 2-1, यानी 0 और 1। तो L के दो मान आए 0 और 1। जब n बराबर 3 था तो L बराबर 0 से n-1, यानी 0 से 3-1, यानी 0 और 3-1 यानी 2, और 1 तो आना ही है बीच में। तो L के कितने मान आ गए, 3 आ गए। ऐसी जब आप, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसी जब n बराबर 4 करोगे
तो L के 4 मान आ जाएंगे। L बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब इससे हमें क्या सीखना है देखें। K का मतलब है n बराबर 1 यानी पहले कक्ष की बात हो रही है। L का मतलब है n बराबर 2 दूसरे कक्ष की बात हो रही है। M का मतलब है n बराबर 3 तीसरे कक्ष की बात हो रही है। N का मतलब है n बराबर 4 यानी चौथे कक्ष की बात हो रही है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा देखें, n बराबर 1 है तो L का मान कितना है 0। तो तुमने अभी पढ़ा, अगर L का मान 0, 1, 2 और 3 होगा तो S, P, D और F होगा। अब यहाँ पे L का मान अगर 0 है, 0 का मतलब S, इसका मतलब है n बराबर 1 में सिर्फ S यानी S उपकोष होगा। ठीक है, कब? जब n का मान 1 होगा। 1 का मतलब K, 2 का मतलब L, 3 का मतलब M और 4 का मतलब N। इसका मतलब है K उपकोष में L बराबर 0 है। L बराबर 0 का मतलब है K उपकोष में सिर्फ S होगा। बस समझ में? K उपकोष में सिर्फ S होगा। मतलब हमने पढ़ा है S, P, D और F, ये चारों कौन है? उपकोष है। तो इन चारों उपकोष में से पहले कक्ष में सिर्फ S वाला उपकोष ही होगा, ना तो P होगा, ना D होगा, ना ही F होगा। अब क्योंकि ये कक्ष नंबर कितना है 1 है, तो मैंने इस S को लिख दिया 1S। बात समझ में आ गई? यानी पहले कक्ष में 1S उपकोष होगी। इसका मतलब है जब क्वेश्चन अभी कर रहे थे 1S1, 1S2, 2P, ये सब क्या था? ये सब ये था जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, दूसरा देखें, n बराबर 2 है यानी इसकी बात हो रही है, यानी L की। तो n बराबर 2 हुआ तो L का मान 0 और 1, 0 और 1 यानी S और P। इसका मतलब है L वाले में S भी होगा और P भी होगा। ठीक है, अब L का मतलब हुआ n बराबर 2, तो दूसरे कक्ष में 2S भी होगा और 2P भी होगा। इसका मतलब है दूसरे वाले कक्ष में S और P दोनों होंगे, D और F नहीं होगा। इसलिए हमने ये जो पढ़े हैं 1S, 2S, 2P, तो अब आपको धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब n बराबर 3 है तो n बराबर 3 का मतलब m यानी L बराबर 0, 1, 2, 0, 1, 2, SPD यानी n बराबर 3 में SD होगा, P भी होगा और D भी होगा। कक्ष की संख्या 3 है तो 3S, 3P और 3D होगा। ठीक है, अब n बराबर 4 की बात करते हैं तो 4 में 0, 1, 2, 3 ये सब आ रहे हैं SPDF। तो n बराबर 4 में S, P, D और F। n का मान 4 है तो 4S, 4P, 4D और 4F। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब है जो भी हम क्वेश्चन अभी कर रहे थे कहीं ना कहीं वो हमें बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। ऐसे अब देखें 9th में आपने पढ़ा था 2, 8, 18, 32 ऐसे कुछ पढ़ा होगा, तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखें ये S है, अभी तुमने पढ़ा कि S में, इसे रख कर देता हूं, अभी तुमने पढ़ा S में 1 बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स होते हैं, D में 5 बॉक्स होते हैं, F में 7 बॉक्स होते हैं। तो ये तुमने बॉक्स पढ़ा है। एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, तो 3 में 6, 5 में 10, 7 में 14 आते हैं, ये तुमने पढ़ा है। अच्छा देखें पहले वाले K में कितने उपकोष हैं? S सिर्फ 1 है। S में इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? 2, तो मैंने लिखते हैं यहाँ पे 2। इसके बाद दूसरे वाले में 2S और 2P यानी S और P दोनों हैं, तो S में 2 हैं, P में 6 हैं, तो 6 और 2 8, तो दूसरे वाले में 8 आ गए। तीसरे वाले की बात करें M की, M में SPD तीनों हैं, तो SPD 2 और 6 8 और 10 18, तो यहाँ 18 आ गया। ऐसे बात करते हैं N की, तो SPDF चारों हैं, तो 6 और 2 8 और 10 18, 18 और 14 कितने हो जाएंगे? 32, तो ये 32। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है 2, 8, 18, 32 ये बेसिकली कहां से आया है? क्वांटम संख्या से आया है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये क्वांटम संख्या क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा अब बात आती है कि और इसमें क्या क्या बचता है। देखें मान लो मैंने लिखा n बराबर
2। तो n बराबर 2 के लिए m के कुल, ये प्रश्न है, ठीक है, n बराबर 2 के लिए m के कुल कितने मान होंगे, ठीक है, n बराबर 2 के लिए m के कुल कितने मान होंगे। तो अब जो हमने m का एक सूत्र छोड़ा हुआ था वो क्या था, वो लिखा हुआ था हमने m बराबर 2l + 1। ये सूत्र है किसका, ये सूत्र है m का अगर कुल मान निकालना है तो, m का अगर कुल मान निकालना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। यानी मुझे क्या चाहिए, 2 और 1 तो मुझे पता ही है, l का मान चाहिए, कहां से, यहां से। देखें n बराबर 2 है तो l बराबर 0 से n-1 होगा, ठीक है। n का मान हम बात करते तो कितना है, 2, तो इस 2 को मैं यहां पर रखूंगा। एक काम करते हैं, पहले एक वाला सीखते हैं फिर 2 वाले पे चलेंगे, ठीक है। n बराबर 1, तो n बराबर मैंने यहाँ पे 1 रख लिया, तो n का मान यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 0, 1 - 1, यानी ओवरऑल कितना आ गया, 0। तो l का मान ये जो 0 आया है, इस 0 को मैं क्या रखूंगा, यहाँ रखूंगा। जब इस 0 को मैं यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा, m बराबर 2 गुणा 0 + 1, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। तो m का मान कुल कितना होगा, 1 होगा। अब ये m का मान 1 क्या है और ये मैं क्या बताना चाह रहा है, इसको भी सुने। ये जो l बराबर 0 है, मैं इसको फिलहाल यहां रख कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए L बराबर 0, 1, 2, 3, यानी S, P, D और ये F, ये हमने पढ़ाई है अभी। यहाँ पे जो M का मान 1 आया है, इसका मीनिंग क्या है देखें। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1s1, इस 1s1 में n का मान कितना हो जाएगा, 1, l का मान कितना हो जाएगा, 0, l का मान 0। और m का मान की बात करें तो जब l का मान 0 है तो m का मान भी कितना होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पे l का मान जो 0 है, जो m का मान 0 है, तो ये बताना चाहता है कि m की वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमने अभी पीछे पढ़ाई है। यहाँ पर जब मैंने n का मान 1 रखा तो m का कुल कितना मान आ गया, 1 आ गया। अच्छा देखें, m का जो सूत्र था जो तुमने लिखा था और क्या लिखा था, -l से लेकर 0 + l तक लिखा था। l का मान कितना है, 0, तो जब मैं यहाँ पे 0, 0 और 0 रखूंगा तो m का मान कितना आएगा, 0 तो आएगा। बात को समझना, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से m का मान 1 आया है। ये प्रॉपर मेथड है कि कैसा आया। मैंने इस l के मान को यहां इस फॉर्मूले में रख दिया, पहले वाले फॉर्मूले में। जब यहां रखता हूं तो m का मान कितना है, 0। 0 का मतलब हम ये 0 नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि 1 मान आया है, सिर्फ 0, 0 यानी 1 मान आया है। तो यहाँ पे m का मान 1 आया है, जो हमें यहां से पता लग गया। यानी ये सूत्र है, ये प्रॉपर मेथड है कि क्या है। जैसे n का मान अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे n का मान हमने 2 रखा, 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 आया, तो l के कितने मान हो गए, 1 और 2, ठीक है, यानी 0 और 1। तो जब मैं l का मान 0 यहाँ पे रखूंगा तो m का मान कितना आ जाएगा, 1। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, वो करूँ, इसको मैं रख कर देता हूँ। देखें, जब m का मान हमने 1 रखा, ठीक है, तो m के कुल मान कितना होंगे, 2l + 1 होंगे। ये m का कुल मान है। तो n बराबर 1 का मतलब हुआ l बराबर 0 से n-1, यानी l बराबर 0 और m का मान हो गया 1, तो ओवरऑल 0। l का मान 0, तो मैंने इस l के मान को यहाँ रख दिया, तो m बराबर 2 गुणा 0 + 1, यानी ओवरऑल m का मान कितना आ गया, 1। यानी m के कुल कितने मान होंगे, 1 मान होंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करा, m का मान 2 ले लिया, तो l बराबर 0 से n-1, l बराबर 0, 2 - 1, तो l बराबर 0 और 1। l के कितने मान हो गए, 2, 0 और 1। तो एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे, ठीक है। तो m बराबर 2 × 0 + 1, एक तो ये हो गया। दूसरा m बराबर 2 गुणा l का मान 1 है, 1 + 1, ये कितना आ गया, 1, ये कितना आ गया, 3।
तो m बराबर टोटल की बात करें तो 3 और 1 4, यानी 4 जो मान आया है ये क्या बताना चाह रहा है, देखें n बराबर 2 है। अब मतलब ये तो हो गया सूत्र, m का मान 1 तो यहां से आ गया और m का मान 3 यहां से आके टोटल हो गया हमारे पास 4। अब ये टोटल 4 आया है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, वो यानी प्रॉपर मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखिए n बराबर कितना है 2, l बराबर 0 से n माइनस 1, 0 से 2 माइनस 1, 0 और 1, ये आपके पास आया है। अब जो 0 है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब s होता है, s, 1 का मतलब p होता है, तो ये हो गया p। यानी जो s और ये जो p है ये हमें कहां से पता लगा, l से। अब मुझे m का मान निकालना है, तो m का सूत्र ये रहा, ठीक है। देखें m का सूत्र अगर ये है तो l का मान 0 यहां पर रखा, 0, 1 यहां पर रखा, -1, 0, +1, ऐसे तो रखेंगे। अच्छा देखें m का मान 0 है, -1, 0, +1 है, यानी इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, तो 1, 2, 3, 4, तो ओवरऑल m की टोटल वैल्यू कितनी आ रही, 4, जो कि यहां से भी आ रही है। बात समझ में आ रही होगी आपको शायद, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि जो m के कुल मान का सूत्र है ये आपको डायरेक्ट वैल्यू बताएगा कि m का भाई कुल मान लो 5 आया। ये जो सूत्र है m बराबर -l से लेकर 0 + l तक, ये बताएगा आपको कि ठीक है अगर आपके m का कुल मान 5 आया है तो 5 मान कौन कौन सा है वो बताऊंगा मैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि m का मान निकल के क्या आया है, 4 निकल के आया है टोटल, यानी कुल मान 4 आया है। अब वो 4 कौन है, उस 4 में से एक तो 0 है, एक -1 है, एक 0 है और एक +1 है, ये है 4 वो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख जैसे मान लो n बराबर दिया है, सपोज करें 3, तो l का मान 0 से n-1 होता है, l बराबर 0 यानी 3 - 1, 0, 3 - 1 यानी कितना गया 2, 0 2 के बीच में 1 भी होता है। तो l के कितने मान आ गए हैं, l के 3 मान आ गए हैं। तो सूत्र तुम्हारे पास क्या था, n बराबर 2l + 1, ये सूत्र था। अब l के तीनों मान एक एक करके यहां रख देंगे। जब l का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, m का मान 1 आ जाएगा। जब l का मान 1 रखेंगे यहां तो m का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब l का मान 2 रखेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ओवरऑल 3 और 1 4 और 5 कितना हो गया, टोटल 9। तो n के जो कुल मान आएंगे वो 9 आएंगे। अब 9 में भी कौन कौन सा आएंगे, देखें ये फॉर्मूला है, ठीक है। n बराबर -l 0 + l। तो सबसे पहले l का 0 वाला मान यहां रखूंगा तो m का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 रखूंगा तो -1 0 + 1 आ जाएगा। फिर 2 रखूंगा -2 -1 0 + 1 + 2 आ जाएगा। अब सारी संख्या ज्ञात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 मान ये हो जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब आगे और इसमें क्या क्या बचता है वो देखते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें, तो जब भी ये अंतिम शब्द आएगा तो तुम्हें क्या करना है वो देखें। ये जो तुम लिख रहे हो -1 0 + 1 या -2 -1 0 + 1 ये सब है क्या, तो ये सब क्या है ये देखें। S में बॉक्स होता है 1, P में बॉक्स होते हैं 3, D में बॉक्स होते हैं 5 और F में बॉक्स होते हैं 7। जिस तरीके से हम कोई घर बनाते हैं तो उस घर में रूम होते हैं,
या मान के चलो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में बहुत सारे रूम होते हैं, किसी रूम के ऊपर टैग लगा होता है, केमिस्ट्री का रूम है या फिजिक्स का रूम है या बायो का रूम है या केमिस्ट्री की लैब है या फिजिक्स की लैब है, यानी टैग लगा होता है। तो ऐसी जो एस उपकोष हैं इनमें सारे बॉक्स यानी कक्षक आ गए। अब इन कक्षक के ऊपर क्या क्या टैग लगे हैं, तो इस पर टैग लगा है 0, इस पे -1, इस पे 0, इस पे +1, इस पे -2, -1, 0, +1, +2, इस पे टैग लगा है -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो इसका मतलब ये है, यानी जो भी तुम m बराबर -l 0 + l कर रहे थे वो बेसिकली टैग थे इन सबके, ठीक है। अच्छा देखें, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें, तो जब भी अंतिम शब्द आएगा तो m के मान में चेंज आएगा, मतलब m के मान को तुम्हें ध्यान से देखना है, बाकी सारा नियम सेम रहेगा। देखें जैसे मैं बात करूं, सपोज करें आपके पास दिया है 2p3, 2p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं को निकालनी है, क्वांटम संख्या ज्ञात करें। प्रश्न आपके पास ये है, ठीक है। तो देखें, तो n का मान कितना आ जाएगा 2, पहले हम अपने नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। n का मान 2 हो गया, l का मान p के लिए 1 हो गया, m का मान कितना होगा -1, 0 + 1 होगा, और s की बात करें तो p में कितने बॉक्स होते हैं 3, कितने भरने 3, 1 2 3 यानी +½ होगा। ये हमारा नॉर्मल मेथड से आंसर आ गया। अब मैंने बोला है कि जब भी अंतिम शब्द की बात आएगी तो m के मान में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो n का मान कितना हो गया 2, l का मान कितना था 1, अब ये हो गया m। ये जो m है ये m क्या बताता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, m बताता है कक्षक को, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है ये हमें बताना है। अब m कह रहा है, देखो यहाँ l का मान 1 है, तो l का मान 1 का मतलब क्या हुआ p हुआ, अभी हमने पढ़ा ना, l का मान 0 1 2 3 होगा तो SPDF होगा। तो l का मान ये 1 है, अभी 1 कह रहा है कि भैया p उपकोष है, p उपकोष कह रहा है मेरे पास 3 रूम है, इन तीनों रूमों में से अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से रूम में है वो बताएगा m, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये जो 0 है, -1 0 + 1 है, -2 -3, ये कुल मिलाकर m बराबर -l से लेकर 0 + l से तो आया है। इसका मतलब ये m बताता है कि कौन से रूम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। अब p में कितने भरने हैं 3, 1 2 3, यानी इस वाले बॉक्स में है कौन, तीसरा यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो m का मान कितना लिखेंगे +1 लिखेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ कह रहा है कि भैया 3 रूम हैं, तीनों रूम में से कहीं भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बता रहा, और ये अंतिम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि m+1 ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अंतिम वाला मेरे वाले बॉक्स में है। और s की बात करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर है, तो कितना आ जाएगा +½ आ जाएगा। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब मान लो आपको दिया है 3d2, तो 3d2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। तो नॉर्मल मेथड से देखें, n बराबर 3, l बराबर d कितना 2, m बराबर -2 -1 0 +1 +2, और s की बात करें तो d में कितने बॉक्स हैं, d में 5 है, कितने भरना है 2, तो 1 और 2 ऊपर आएगा यानी क्लॉकवाइज आएगा, तो वैल्यू कैसे आएगी +½ तो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। अब अंतिम शब्द है, तो अंतिम शब्द में m पे ध्यान रखेंगे, n का मान कितना 3, l का मान d के लिए कितना 2। अब m बराबर देखें, l बराबर 2 का मतलब क्या होता है, d होता है, d में कितने बॉक्स हैं 5 हैं, कितने भरने हैं 2, तो 1 2, यानी इस वाले बॉक्स में है कौन दूसरा यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो m का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और s की बात करें तो इसकी दिशा कैसी है, ऊपर है, तो +½ आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है पांचों बॉक्स में से, और यहां से हमें समझ में आता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 वाले बॉक्स में उपस्थित है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि अंतिम का मतलब क्या होता है, और ये -2 -3 क्या है, ये सब इन कक्षकों के टैग हैं, ठीक है। चलो
अब ये सारे क्वेश्चन हमने करके देखे और इसमें क्या क्या चीजें बच रही हैं वो भी देखें। जैसे एस है तो एस की आकृति में कैसी बोली, गोलाकार। एस की जो आकृति गोलाकार होती है इसमें हर तरफ प्लस का साइन होता है, हर तरफ प्लस का साइन होता है। ये ध्यान रखना कि ये साइन है, चार्ज नहीं है, ये प्लस का आवेश नहीं है, यानी चार्ज नहीं है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन है। यानी एस का जो कक्षक होता है गोलाकार उसमें हर तरफ प्लस का साइन होता है। पी की बात करते हैं तो पी कैसा होता है, डंबल। पी कैसा होता है, डंबल होता है। डंबल की बात करें तो सेंटर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इस सेंटर को हम बोलते हैं नोड। इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड का मतलब होता है जहां, यानी वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। यानी नोड वह स्थान होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो बात करते हैं डंबल, तो डंबल में सेंटर में क्या है, नोड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोब। इसको हम क्या बोलते हैं, लोब। और सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं, नोड। पी जो डंबल है इसमें एक तरफ प्लस का साइन होता है और एक तरफ माइनस का साइन होता है। ध्यान रखना, साइन है, चार्ज नहीं है। एक तरफ प्लस का साइन होता है और एक तरफ माइनस का साइन होता है। इसको बात करते हैं डी की, तो डी कैसा होता है, डी डंबल। डी कैसा होता है, डी डंबल होता है। ठीक है, सेंटर में क्या होगा, सेंटर में वही है, नोड होगा। ठीक है, अब ये जो डी डंबल है इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस नहीं होता। एक तरफ प्लस है तो यहां भी प्लस, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस। ये हमारी इच्छा है कि हम कैसे लिख सकते हैं, या तो यहाँ प्लस और प्लस कर लेंगे या और यहाँ माइनस और माइनस कर लेंगे। सेम ऐसे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस भी हम लिख सकते हैं। बाकी बचा एफ, तो मैंने एफ बता ही दिया था कि एफ कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नोड क्या है और इनके जो ग्राफ होंगे वो क्या है, देखिए। सबसे पहले आ जाओ एस पे, तो एस में बॉक्स एक होता है। ठीक है, आकृति कैसी है इसकी, गोलाकार। पी में कितने बॉक्स होते हैं, 3 होते हैं। ये जो 3 बॉक्स हैं इसमें से एक होता है पी एक्स, यानी हम अक्ष की बात करें, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ोगे तो ये हो गया। देखो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर पी में 3 बॉक्स हैं तो डंबल भी 3 ही होंगे। इसका डंबल अलग होगा, इसका डंबल अलग होगा, इसका डंबल अलग होगा। तो ये पी एक्स हो गया, ये मान लेते हैं पी वाई है और ये मान लेते हैं पी जेड है। ये जो एक्स वाई जेड है ये किसको बताते हैं, तो ये बताते हैं अक्ष को। जैसे पहले मैं एस की बात करूं तो एस की आकृति कैसी होती है, एस की आकृति गोलाकार होती है, हमने अभी पढ़ी। पी की आकृति कैसी होती है, डंबल होती है, हमने अभी पढ़ी। ठीक है, चलो देखिए, ये मैंने अक्ष बनाई। ठीक है, ये हमारे पास मान लो ये एक्स है और ये हमारे पास कौन सा वाई है और ये हमारे पास कौन सा हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि एस की आकृति कैसे, गोलाकार, तो गोलाकार का मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा अक्ष पर। ठीक है, किसका, एस का। तो ये ग्राफ हो गया एस का। अब बात करते हैं पी की, तो पी में 3 बॉक्स हैं, इसका डंबल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो देखें, ये हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई। अब मान के चलो मुझे पी एक्स का ग्राफ बनाना, पी एक्स का। इसका मतलब पी एक्स से बताना चाह रहा है कि मेरा जो डंबल है वो एक्स अक्ष की तरफ होना चाहिए, नहीं यहां ऐसे। ध्यान रखना यहाँ जेड भी है तो मैं जेड को शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पी एक्स का हो गया। ऐसे मान के चलो मुझे पी वाई का बनाना है तो ये पी वाई का हो जाएगा। ऐसे मानना मुझे पी जेड का बनाना है तो ये पी जेड का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके ग्राफ यानी अक्ष पर ग्राफ बना सकते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड के। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसकी, डी। देखें, तो डी की बात करते हैं तो डी में 5 बॉक्स हैं। ये होता है डी एक्स वाई, ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 बॉक्स हमारे पास हो गए।
हमें पता है कि जो डी के बॉक्स है कैसे होते हैं, डी डंबल होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 बॉक्स हैं ये बनते हैं अक्ष के बीच में, और लास्ट के जो 2 हैं ये बनते हैं अक्ष के ऊपर। तो दोनों ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 3 बॉक्स हैं ये अक्ष के बीच में बनेंगे और लास्ट के जो 2 बॉक्स हैं ये अक्ष के ऊपर बनेंगे। तो पहला मैं जो बॉक्स है वो बना के दिखा देता हूं, बाकी ये दोनों का जो डायग्राम है वो सेम बनेगा। देखें, पहला हो गया हमारे पास कौन सा, एक्स और वाई, मान लो एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई पे जो मुझे डी डंबल बनाना है तो अक्ष के बीच में बनेगा, अक्ष ये एक्स और वाई अक्ष, तो इन दोनों अक्ष के बीच में एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया, डी एक्स वाई का हो गया। मान के चलो वाई जेड का बनाना होता तो यहाँ पे हम वाई और जेड कर लेते, यहाँ पे एक्स जेड का बनाना होता तो एक्स और जेड कर लेते। तो डायग्राम सेम रहेगा तीनों का, बस ये एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड करना है और अक्ष के बीच में डी डंबल बनेंगे। बात करते हैं इसकी, तो ये कहां बनेंगे, अक्ष के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास एक्स, ये हो गया हमारे पास वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ अक्ष के ऊपर बनेगा, यानी ऐसे। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। अब बात बचती है इसकी, तो ये ध्यान रखेंगे डी जेड स्क्वायर जो है ये डी डंबल नहीं होता, ये डी डंबल नहीं होता। और बात करते हैं डी में, तो 1 2 3 4, तो डी में 4 लोग होते हैं। पीछे पढ़ना भूल गए तो ध्यान रखेंगे, पी की बात करते थे तो पी में लोग कितने थे, 1 और 1 2, तो पी में जो लोग होते हैं वो 2 होते हैं और डी में लोग कितने होते हैं, 4 होते हैं। डी जेड स्क्वायर को देखें कि ये क्या है, डी जेड स्क्वायर जो है इसका एक डंबल तो ये हो गया, दूसरा जो डंबल होता है वो इसके चारों तरफ ऐसे घूम जाता है, ठीक है, चारों तरफ ऐसे घूम जाता है। तो बाकी बात करें अक्ष की, तो अक्ष किसका ऐसे बन जाता है, जेड एक्स, तो ये बन जाता है डी जेड स्क्वायर का चित्र, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और जो ये ग्राफ है इनके भी समझ में आ गए होंगे कि जो इनके चित्र है वो कैसे बनेंगे अक्ष पर। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारे पास है वो है नोड की। तो नोड आपने पढ़ लिया है कि नोड का मतलब परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। फिलहाल हम नोड पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि नोड क्या होता है, निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखें, तो नोड का मतलब परमाणु में वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। नोड 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेखीय, इसको अक्षय भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कोणीय। रेखीय का सूत्र होता है n - l - 1 निकालने का, और कोणीय का क्या होता है, l होता है, ठीक है। अब n l क्वांटम संख्या सब पढ़ चुके हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहां लिख देता हूं l बराबर 0 1 2 3 यानी s p d और f। जैसे 1s का पूछा है, अच्छा एक चीज और, इन दोनों की बात करें, इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, कुल नोड। तो कुल नोड बराबर क्या होगा, रेखीय नोड प्लस कोणीय नोड। तो रेखीय नोड क्या आ जाएगी, n - l - 1 प्लस कोणीय नोड क्या आ जाएगी, l। -l से प्लस l कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, n - 1। तो ये आपके पास रहेगी कुल नोड। कुल नोड क्या होती है, n - 1 होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के लिए रेखीय नोड निकालें तो ये लगा देंगे, कोणीय नोड निकालें तो ये लगा देंगे, कुल नोड निकालें तो ये लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मान लो ये है 1s में कितनी नोड होंगी, या कितनी रेखीय होंगी, या कितनी कोणीय होंगी। तो 1s के लिए पहले मैं बात कर लेता हूं रेखीय नोड। तो रेखीय नोड का सूत्र क्या हो गया, n - l - 1। 1s का मतलब हुआ n बराबर 1, s के लिए l का मान कितना होगा, 0, ठीक है। तो n का मान 1 यहां पर रख दिया, माइनस l का मान 0 यहां पर रख दिया, -1 कितना आ गया, 0। इसका मतलब है रेखीय नोड इसमें एक भी नहीं होगी। बात करते हैं कोणीय, तो कोणीय नोड कितनी होगी, कोणीय नोड का सूत्र l का मान कितना है, 0, तो ओवरऑल कितना है, 0। इसका मतलब इसमें कोणीय नोड भी नहीं होगी। और बात करते हैं कुल नोड की,
तो कुल नोड के लिए सूत्र है n-1, तो n का मान कितना है 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब है 1s में ना तो रेखीय नोड होगी ना कोणीय नोड होगी, और कुल नोड 0 मतलब इसमें एक भी नोड नहीं है, और एक भी नोड नहीं है इसका मतलब 1s में हर स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है 2s, तो 2s में n का मान कितना आ जाएगा 2, l का मान s के लिए कितना आ जाएगा 0। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेखीय नोड, कि रेखीय नोड कितनी आएगी। तो रेखीय नोड का सूत्र हो गया n-l-1, n का मान कितना हो गया 2, l का मान कितना हो गया 0, -1 कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया रेखीय नोड। कोणीय की बात करें तो कोणीय नोड में सूत्र क्या है l का मान 0, तो कोणीय नोड हो गए 0। और कुल नोड की बात करते हैं तो कुल नोड का सूत्र हो गया n-1 यानी 2 - 1 यानी कितनी 1। इसका मतलब कुल नोड कितनी है 1, तो रेखीय नोड है 1, कोणीय नोड है 0, कुल नोड है 1। इसका मतलब है कुल नोड बता रहा है हमें कि टोटल नोड जो होगी वो 1 होगी, और 1 में भी कौन सी होगी तो वो रेखीय नोड होगी, कोणीय नोड 0 होगी। इसका मतलब इसमें रेखीय नोड की संख्या 1 है और कोणीय नोड की संख्या 0 है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और देख लो, लास्ट मान लो 2p है, तो 2p के लिए n का मान कितना 2, l का मान p के लिए कितना होता है, p के लिए 1 होता है। अब बात करते हैं रेखीय नोड की, तो रेखीय के लिए सूत्र क्या है n-l-1 यानी 2 - 1 ठीक है, कितना आ गया 0। अब बात करते हैं कोणीय नोड की, तो कोणीय नोड का सूत्र क्या है l, तो l का मान कितना है 1, तो ये 1 हो गया, यानी ओवरऑल रेखीय नोड 0, कोणीय नोड 1। अब बात करते हैं कुल नोड की, तो कुल नोड का सूत्र दिया है n-1 यानी 2 - 1 यानी 1। तो ओवरऑल जो नोड है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, जिसमें रेखीय नोड तो 0 रहेगी और कोणीय नोड 1 रहेगी। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से जो है क्वांटम संख्या को आप अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझना भी पड़ता है, और ये आपको क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।